नमस्कार, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं हिडन ट्रूथ 07। आज मैं आपको एक ऐसी केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 13 अगस्त 2025 को हुई और ये केस सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो में नजर आ रही 19 साल की मनीषा, जो बाय नेचर एक शांत और शर्मीली लड़की थी, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने घर परिवार तक ही सीमित थी। उसको अंदाजा नहीं था कि उसका अंजाम इतना दर्दनाक और खौफनाक होगा, जिसे देख शायद शैतान भी हिल जाए। इस केस में आगे जो होने वाला है वो ना सिर्फ ढेरों सवाल खड़े करता है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे इंसाफ के नाम पर धूल झोंकी जा सकती है। और इसे समझने के लिए इस केस से जुड़े हर पहलू को बात करेंगे और वह सवाल उठाएंगे जिसे दबाने के लिए यह सिस्टम हर पॉसिबल कोशिश करता है आवाज़ को दबाने के लिए। इसलिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि इसे जितना हो सके सब तक जरूर पहुंचाइए। यह केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लाहौर के धानी लक्ष्मण गांव का, जहां 11 अगस्त 2025 को किड्स केयर वाला विद्यालय के लिए निकलती है, जहां वो एज अ टीचर काम करती थी। मनीषा को उम्मीद नहीं थी कि घर से निकलने उसके यह कदम वापस कभी इस घर में नहीं पड़ेगी। उसी दिन दोपहर 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकलकर पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी। इस बारे में उसने अपने पिता को बता रखा था। यह फुटेज इकलौता डिसीजन एविडेंस है जिसमें मनीषा आखिरी बार देखी गई। दिन ढलने तक जब मनीषा घर नहीं पहुंची तो घर में मौजूद मनीषा के दादाजी बेचैन हो गए थे। गुजरते वक्त के साथ दादाजी की चिंता बढ़ती जा रही थी और इसी चिंता में बस के ड्राइवर के पास पहुंचते हैं, जिस बस में मनीषा रोज स्कूल के लिए जाती थी। बस ड्राइवर ने बताया दादाजी को कि मनीषा को स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना था, जिस वजह से उसे थोड़ा लेट हो जाएगा। वो ड्राइवर की इस बात को सुनकर दादाजी के मन को थोड़ा शांति मिली। लेकिन जब शाम के 4:30 बजे तक भी मनीषा घर नहीं लौटी तो वह मनीषा के पिता संजय सिंह को कॉल कर इन्फॉर्म करते हैं। देर शाम करीब 6:15 बजे संजय के पास मनीषा का एक कॉल आता है। कॉल 10 सेकंड का होता है, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आती है और कॉल कट जाता है और उसके बाद मनीषा का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। घर पर कॉल की तो पता चला मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी। दिल में जब किसी अनहोनी का डर बढ़ने लगता है तो बिना वक्त गवाए संजय तुरंत लाहौर की बस पकड़कर सिंगनी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचते हैं, जहां से मनीषा नर्सिंग का फॉर्म लेने के लिए गई थी। जब संजय कॉलेज के गार्ड से पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई मनीषा नाम की लड़की आई है, तो वो इनकार कर देता है। रिसेप्शन पर भी संजय को यही जवाब मिलता है, लेकिन संजय ने वो बात नोटिस की। वो यह देखा कि उस रिसेप्शन पर मौजूद उन तीनों ने शराब पी रखी थी। संजय ने तुरंत 112 डायल किया और पुलिस को वहां बुलाया। जब दोबारा वो पुलिस वालों के साथ कॉलेज पहुंचते तो कॉलेज स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया। संजय अपने चाचा के साथ लाहौर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस उनकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर देती है और यह कहकर बात टाल देती है कि मनीषा किसी के साथ भाग गई या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस से अपनी बेटी के लिए ऐसी बात सुन उनका यूं ढीला ढाला रवैया देख उसके पिता संजय बेबस और निराश होकर घर लौट आते हैं। अगले सुबह यानी 12 अगस्त संजय दोबारा लाहौर के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां सारा दिन बस बहानेबाजी करने में वक्त गुजार देते हैं। शाम 5:30 बजे एएस शकुंतला उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है। इसके बाद जब एएस शकुंतला आइडियल कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है तो उन्हें भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना करती है। वो यह कहकर टाल देती है कि ये सीसीटीवी फुटेज बिना पुलिस को मैं नहीं दिखा सकती। पुलिस ना सिर्फ वहां से वापस लौट आती है, बल्कि मनीषा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन के टेस्ट करना तक जरूरी नहीं समझती। अगले दिन 13 अगस्त को संजय के पास एएस शकुंतला का कॉल आता है कि उन्हें आइडियल कॉलेज के करीब 1 किलोमीटर दूर नहर के पास एक खेत में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसकी पहचान के लिए उन्हें वहां आना होगा। एएस की यह बात सुन संजय का दिल बैठ गया और वह बिना
किसी देरी के बॉडी की पहचान के लिए वहां पहुंच गए। बॉडी देखते ही संजय की मानो दुनिया पूरी तरह उजड़ गई थी। उनके सामने उनकी बेटी बेजान हालत में पड़ी थी और बॉडी की कंडीशन ऐसी कि किसी की भी दिल सहम जाए। मनीषा की बॉडी एक खेत में पड़ी हुई थी और उसका चेहरा बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था, जैसे उस पर एसिड डाला गया हो। उसकी दोनों आंखें गायब थी, चेहरा इस कदर गल गया था कि पूरा जबड़ा नजर आ रहा था। मनीषा की गर्दन ऑलमोस्ट गायब थी और सिर्फ कुछ इंच से ही उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। मनीषा की मौत की खबर पूरे गांव में मानो आग की तरह फैल गई और जो भी मनीषा की बॉडी देख रहा था उन सभी के मन में यह सवाल था, आखिर मनीषा की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो इस हैवानियत के अंजाम को दे दिया? जिससे लोग मनीषा की मौत की खबर सुन रहे थे, उन सभी में अब गुस्सा बढ़ने लगा और बड़ी तादाद में उस जगह भीड़ भी इकट्ठा होने लगी जहां पुलिस को मनीषा की बॉडी मिली थी। गुस्साए भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जल्दी जल्दी उस एरिया को सील कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के शुरुआती रवैया की वजह से यह गुस्सा और था, क्योंकि सभी को कहना था अगर पुलिस ने समय पर रहते एक्ट किया होता तो शायद आज मनीषा जिंदा होती। धरने पर बैठे सभी लोगों की जुबान पर बस एक ही नारा था कि उन्हें मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मनीषा के कातिलों का पता न लग जाए। लेकिन मनीषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसके लिए ना ही मनीषा का परिवार ना ही हरियाणा के लोग तैयार थे। इनफैक्ट उससे तो केस की तस्वीर ही बदल गई। जिसने बॉडी देखा था सबको इस बात पर यकीन था कि मनीषा के साथ और फिर उसका टॉर्चर कर मर्डर किया गया है। मनीषा की किडनी और इंस्पेक्शन में ऑर्गोमोन फास्फोरस जो एक इंसेक्टिसाइड होता है उसके ट्रेसेस मिले हैं और रेप के एंगल को यह बताकर टाल दिया गया कि मनीषा की बॉडी या कपड़ों पर सीमन नहीं मिला और ना ही उसकी बॉडी पर कोई स्ट्रगल के मार्क्स है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिक पर पुलिस इस नतीजे पर आती है कि मनीषा का ना तो मर्डर हुआ है और ना ही। इसके बाद मनीषा के परिवार के साथ रात के जनता का पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूटना तय था और हुआ भी यही। इसलिए केस में लिपापोती के लिए सरकार ने कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया और कुछ को ट्रांसफर कर दिया। बात ज्यादा ना फैले तो इंस्पेक्टर को बैन कर दिया और घर वालों को शांत करने के लिए 16 अगस्त को रोहतस पीसीआई में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बट यहाँ की रिपोर्ट इससे भी ज्यादा। पीजीआई मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बताया कि गले में जो कट के निशान है वो इरेगुलर है और आशंका है कि किसी जंगली जानवर ने इसे काटा है। साथ ही वही सेम बातें दोहरा दी गई जिसमें सीमेंट के ना मिलने से रेप का एंगल ना होना, चेहरे की बुरी कंडीशन के पीछे एडिस अटैक नहीं बल्कि जंगली जानवरों का हाथ होना जैसी बात कही गई। जब ये डिटेल्स घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। यह मांग की कि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 18 अगस्त को पुलिस अचानक से यह क्लेम करती है कि उन्हें मनीषा का लिखा हुआ एक नोट मिला। बॉडी मिलने के इतने दिनों बाद पुलिस के पास यह नोट कैसे आया? और अगर पहले से ही यह नोट था तो फिर इतने दिनों तक छुपा कर क्यों रखा? सभी जनता और परिवार को लगने लगा कि यह एक बहुत बड़ा कवर अप है किसी बहुत ही पहुंच वाले शख्स को बचाने के लिए, जो इस केस का असली गुनहगार है। इंसाफ और न्याय के लिए उठी आवाज़ को शांत करने के लिए एक दिन बाद हरियाणा के सीएम का ट्वीट आता है कि मांग के मुताबिक इस केस की सीबीआई जांच होगी और एम्स में तीसरी पोस्टमार्टम होगा। बट सच कहूँ तो मनीषा के केस में शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम में इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है या फिर शायद की गई है कि सच सामने आना लगभग नामुमकिन सा बन गया है। और यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको चलिए गहराई से समझते हैं। पुलिस ने एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ नहीं किया, ना ही समय रहते सख्ती से कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और ना ही क्राइम सीन के सही से प्रिजर्व किया।
इनफैक्ट ना तो मनीषा का मिसिंग फ़ोन ढूंढा और ना उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट एक्टिव लोकेशन को चेक किया, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बेसिक स्टेप होता है। बॉडी की कंडीशन देखकर ये साफ था कि गर्दन और उसके ऊपर के पूरे हिस्से को जानबूझकर कंप्लीटली डैमेज किया गया था, क्योंकि सिर्फ गर्दन से ही यह पता चल सकता था कि मर्डर गला घोटने यानी एस्ट्रैंगुलेशन से हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे किसी जानवर ने खाया है, लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है? क्योंकि जानवर हमेशा सॉफ्ट पार्ट को पहले खाता है, लेकिन यहाँ पे जानवर ने सॉफ्ट पार्ट को टच भी नहीं किया और जो हार्ड बॉडी होती है उसको सिर्फ डैमेज किया। यानी यह थ्योरी तो सिर्फ सच को छुपाने के लिए बनाई गई लगती है। बिकॉज ऑफ दिस यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक क्लियर और मर्डर केस दिख रहा है। इस केस से हमें ये पता चलता है कि हमारे समाज में आज भी हमारी बहन को इंसाफ मिलने से इनकार करती है और आज भी हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये जितना शेयर होगा उतना लोग एक्टिव होगा और मनीषा को इंसाफ मिलेगा।